बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंसानी तारीख़ में बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ी जाती रही हैं जिसके अंदर इंसानों ने ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा खून बहाया। हज़ारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए। इतनी बड़ी जंगें भी दुनिया ने देखी। लेकिन नॉन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी जंग समझी जाती है वो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 थी। अच्छा, वर्ल्ड वार 1 जब हुई तो उसमें मुख्तलिफ कौमें कूद पड़ी और दुनिया का नक्शा उस जंग के बाद चेंज तो हुआ, लेकिन फिर भी यूँ समझें कि डिसाइसिव विक्ट्री अभी हासिल नहीं हुई थी किसी को भी। बहुत सारे मुल्क सफाई हस्ती से मिट गए इस जंग के बाद। बड़ी बड़ी सल्तनतें टूट फूट का शिकार हो गईं, लेकिन डिसाइसिव विक्ट्री फिर भी हम नहीं कह सकते कि किसी ग्रुप को हुई होगी इसके बाद। तो इसके नतीजे में फिर वर्ल्ड वार 2 हुई थी। वर्ल्ड वार 2 हुई ही इस वजह से थी कि डिसाइसिव विक्ट्री वर्ल्ड वार 1 में नहीं हुई थी। अब वर्ल्ड वार 2 जब हुई है तो उसने इंसानों को वो दिन दिखाए, इंसानियत को, इस जंग ने, जो कि पहले कभी नहीं देखे थे इंसानों ने। तो इस जंग के खात्मे के बाद ये होता है कि डिसाइसिव विक्ट्री दोनों में से एक ग्रुप को मिल जाती। दो धड़ों के दरमियान दुनिया में ये लड़ाई चल रही थी ना, तो एक ग्रुप को डिसाइसिव विक्ट्री हासिल हो जाती है। और उस ग्रुप के 5 मुखिया मुल्क थे, 5। और वो जो 5 मुल्क थे उनमें एक तो रशिया था जो उस वक्त सोवियत यूनियन था, दूसरा अमेरिका था, तीसरा इसके अंदर चाइना था, और चौथा यूनाइटेड किंगडम, और 5वां फ्रांस था। दूसरी तरफ भी बड़ी फोर्सेस थी, जर्मनी, जापान, ये दूसरी तरफ थे, लेकिन ये हार गए थे। ये वाला विक्टोरियस ग्रुप था, इसको बिग 5 भी कहा जाता था, बिग 5। तो इन्होंने 5 ने मिलकर सोचा कि यार अभी अभी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंग हमने लड़ी, करोड़ों लोग इसके अंदर मारे गए, तो आइंदा ये जंग ना हो इस वजह से कोई फोरम बनाना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम मिल बैठ के आपसी मसाइल हल करें। दुनिया का जो एक ग्लोबल ऑर्डर बनाएंगे इसको ज़रा हम कंट्रोल करें उससे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो इन्होंने 5 ने मिल बैठ के एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको सिक्योरिटी काउंसिल इन्होंने नाम दिया, और वो आज तक चलता चला आ रहा है। ये जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की आप 5 मुल्क देखते हैं, चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया, अमेरिका, कभी आपने सोचा है इसके अंदर जर्मनी क्यों नहीं है? बहुत बड़ी फोर्स है। इसके अंदर इंडिया क्यों नहीं है? इसके अंदर जापान क्यों नहीं है? इसी वजह से नहीं है कि इसकी तारीख है एक। ये 5 जो इसके मेंबर हैं ये वो मेंबर हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 जीती थी। अच्छा, इसके बाद ये है कि 5 तो परमानेंट मेंबर हैं ना, लेकिन 10 और भी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के। 10 और भी मेंबर होते हैं, और वो जो 10 मेंबर होते हैं वो 2-2 साल के लिए आते हैं। जस्ट लाइक अ बार्बर्स चेयर, हजाम की दुकान पे जो कुर्सी नहीं होती, एक उठ जाता है दूसरा बैठ जाता है, ये ऐसे ही होता है। लेकिन वो जो 5 है ना वो परमानेंट है। अब इंडिया को पिछले कुछ अरसे से लेके एक गिला है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गए आबादी के हिसाब से, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम नहीं है। यानी वो कहते हैं हम मुफ्त में आ जाएं ऐसे ही। वो जो 5 हैं उन्होंने तो बहुत बड़ी जंग लड़ने के बाद इस मकाम पे पहुंचे ना, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हम फ्री फंड में आ जाएं और मुफ्त की मलाई खाएं। अब मसला लेकिन ये है कि आज तक इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट हासिल कर नहीं सका। अगर इंडिया हासिल कर ले तो बहुत बड़ी पावर इंडिया के पास आ सकती है, क्योंकि इनके पास वीटो होता है। ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं इनके पास वीटो होता है। दुनिया में कोई भी करारदाद इनके खिलाफ अगर आ जाए तो ये उसको यूएन में वीटो कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं उसको। तो इंडिया चाहता है कि उनको मिले, लेकिन इस परमानेंट मेंबरशिप मिलने का जो राइट टाइम था ना इंडिया के लिए वो आज का था। इस वक्त जो ये दौर चल रहा है ना, यहाँ पे इंडिया बन सकता था, लेकिन इंडिया नहीं बना। ये गोल्डन टाइम था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए परमानेंट स्टेटस हासिल करने के लिए, लेकिन क्यों नहीं बना? मोदी की वजह से और बीजेपी की वजह से। ना वाई आई एम सेइंग दिस, इसकी वजह यह है कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें जो है ना 5 में से जो 4 मेंबर हैं
उनको कोई आपत्ति नहीं है, वो चाहते हैं कि इंडिया आ जाए। यानी फ्रांस भी चाहता है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए, अमेरिका भी चाहता है, रशिया भी चाहता है और यूके भी चाहता है। लेकिन एक मुल्क ऐसा नहीं चाहता, वो हमें रोक रहा है, वो बाधाएं डाल रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है हमें, एंड दैट इज चाइना। दी इकोनॉमिक टाइम्स में खबर लगी है, ये इंडियन न्यूज आउटलेट है, कि चाइना ओनली P5 नेशन अपोजिंग इंडिया UNSC एंट्री, एस जयशंकर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बोल रहा है। आगे कहते हैं कि चाइना इज द ओनली कंट्री अमंग 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल which is opposing India's entry into the highest body of UN External Affairs Minister S. Jaishankar said at the Parliamentary Consultative Committee for External Affairs meeting on Saturday. और वो आगे कह रहे हैं, पास्ट की बात याद दिला रहे हैं, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया डिडंट अपोज व्हेन चाइना वाज कंसीडर्ड फॉर UNSC, एस जयशंकर टोल्ड MPs अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। भैया आप थे क्या यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर? आप थे क्या? परमानेंट मेंबर आप रहे क्या कभी? हम हमेशा गलत बात बोलना जो है ना, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया डिडंट अपोज। आप थे कब वहां पर अपोज करने के लिए? आप तो कभी मेंबर ही नहीं रहे, परमानेंट मेंबर रहे ही नहीं है। ये फजूल किस्म की बात है ना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी इंडिया को इतना बड़ा ये जो लॉस हुआ है कि वो इस UNSC के अंदर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आ सकते थे, गोल्डन टाइम था उसके लिए, 4 मेंबर उनके साथ हैं। तो बीजेपी क्यों इसके अंदर जो है वो मुलविस है? इसकी वजह यह है कि बीजेपी ने चाइना के साथ पंगा लिया, बीजेपी ने लिया। देखें, चाइना और इंडिया दुनिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फोरम्स के अंदर हैं, मौजूद हैं वो। तो वो इस वजह से थे क्योंकि जब इंडिया की एंट्री उन फोरम्स में, सच एज ब्रिक्स, सच एज SCO, जब इंडिया की एंट्री उन फोरम्स के अंदर हुई तो इंडिया चाइना टाइज बड़े अच्छे थे, जबरदस्त किस्म के टाइज थे। मोदी के दौर में डाउन धपड़धूस हुए हैं ये टाइज, और इसका नुकसान खुद इंडिया को हुआ है। अगर इंडिया की पुरानी फॉरेन पॉलिसी चलती रहती जो कि कांग्रेस ने सेट की हुई थी कि चाइना के साथ भी उनके टाइज ठीक थे, तो आज शायद चाइना भी अपोजिशन नहीं करता और इंडिया के लिए दरवाजे खुले हुए होते। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आने के लिए दरवाजे खुले होते। चाइना के साथ उनके टाइज अगर बेहतर होते। चाइना के साथ टाइज गड़बड़ कब हुए? 5 अगस्त 2019 को इन्होंने ये जो कश्मीर और लद्दाख, अब आपको पता चला कि कितना बड़ा ब्लंडर किया था इसने। यानी नारे मार के हिंदुत्व के ठगों का तो सर मुंडवा गया ना मोदी कि मैं तो कोई कश्मीर लद्दाख आपको लेकर दे रहा हूं। भाई आपके पास ही थे, पहले आपके कब्जे में थे वो, अभी भी आप ही के कब्जे में है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो इस वाक्य के बाद ये तो खोखले नारे मार रहे थे ना, भारत मम्मा कीजिए, कश्मीर ले लिया हमने, इस वाक्य के बाद असल में बिगाड़ आना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा बिगाड़ आना शुरू हुआ। और इसके कंसिक्वेंसेज आप देखें, एक और कंसिक्वेंसेज आपको देखने को मिल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चाइना इनको आने नहीं दे रहा। अगर नॉर्मलाइज होते टाइज तो शायद चाइना भी इनको फैसिलिटेट कर रहा होता। तो ये बहुत बड़ा एक चोट मैं समझता हूँ कि इंडिया को पहुंची है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में कोई ऐसा वक्त बनेगा या नहीं बनेगा कि इंडिया की एंट्री मुमकिन हो इसके अंदर, लेकिन इस वक्त जो टाइम है ना कि 4 मेंबर इनके साथ हैं, सिर्फ एक का मसला है, और एक का मसला बीजेपी का क्रिएट किया हुआ मसला है। इस वजह से इंडिया का वो जो ख्वाब है कि हमारे पास वीटो पावर होना चाहिए, जहां पर जो भी हमारे खिलाफ कोई करारदाद आती है, हमारे खिलाफ जो भी मतलब होता है वोट, वो हम वीटो कर सकें, मेरे ख्याल से फ़िलहाल वो ख्वाब ही रहेगा। एंड इंडिया हैज़ टू वेट फॉर नाउ। उनको देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा सिनारियो बने कि जहाँ 4 मेंबर्स के साथ साथ चाइना भी उनके साथ अगर मिल जाता है, तब ही उनके लिए पॉसिबल है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ जाए।